यदि आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं कक्षा 11 मैथ का यूनिट नंबर 1 समुच्चय एवं फलन। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं, समुच्चय को किस से दर्शाते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। यदि आपको समुच्चय में दिक्कत है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समुच्चय एवं फलन। पहले देखते हैं समुच्चय होता क्या है। समुच्चय, समुच्चय को सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। सेट क्या होता है? ऐसे आपने सामान्य तौर पर सुना होगा, जिसे आपके घर में ही कोई कहता है कि पंखा को सेट कर दो, मोबाइल सेट कर दो। आपने बहुत सारा ऐसी चीजों को सुना होगा। तो सेट करना का मतलब ये होता है, सेट का हिंदी होता है समुच्चय, और समुच्चय का मतलब होता है संग्रहित करना, जमा करना। ठीक ना? जैसे जो वस्तु जिसके लिए बनी है वहां जाकर उसको फिट कर दीजिए, कस दीजिए, वो होता है समुच्चय। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो अगर ये मार्कर है और एक मार्कर और है, ठीक ना, तो अगर ये कैप को अलग है इस मार्कर में लगा देते हैं, फिर ये मार्कर कैप अलग है इसमें लगा देते हैं, तो ये कैप सेट हो गया किस में? इस मार्कर में। तो इसको कहते हैं समुच्चय। यानी कि कहने का मतलब समुच्चय को आम भाषा में देखें तो जो वस्तु जिसके लिए बना है वहां पे लाकर उसको फिट कर दीजिए, वही क्या कहलाता है? समुच्चय। तो समुच्चय एक प्रकार का क्या है? संग्रह। क्या है? संग्रह। मतलब वस्तुओं का जमावड़ा है, कुल मिलाकर समझिए कि वस्तु को जमा करना है। कैसे वस्तु का? जो जिसके लिए बना है, या एक क्वालिटी वाली वस्तु को जमा करना है। ऐसा नहीं कि मतलब मान लीजिए हमसे कहे कि सम संख्याओं का संग्रह लिखिए, तो उसमें केवल सम ही होना चाहिए। अगर वो विषम आ रहा है तो विषम वाला संग्रह जो समुच्चय नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है, समुच्चय किसे कहते हैं? यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी कि सुपरिभाषित मतलब जो वस्तु जिसके लिए बना है वहीं जाकर आपको कसना है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय कहते हैं। ऐसे यानी कि अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या है, कैसे है। और खास तौर से जानते हैं एक नोट पॉइंट इसमें अगर हम आपको बताएं, नोट पॉइंट यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय कहते हैं। ठीक ना? इसमें एक नोट पॉइंट अगर हम लोग देखें, यानी कि इसके जनक मतलब समुच्चय सिद्धांत को सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक है, गणितज्ञ हैं, जिनको जनक कहते हैं, वो है जॉर्ज कैंटर। क्या है? जॉर्ज कैंटर है। इसमें ये जनक है, ये जर्मन देश का है। क्या है? जर्मन देश का। यानी कि कुल मिला के समुच्चय सिद्धांत को सबसे पहले बताने वाले जो गणितज्ञ हैं वो है जॉर्ज कैंटर है। ठीक ना? जॉर्ज कैंटर, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय सिद्धांत का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक ना? तो अब जैसे उदाहरण देखोगे, उदाहरण जैसे भारत के प्रथम 10 प्रधान मंत्रियों का संग्रह, ये समुच्चय है। भारत के प्रथम 10 प्रधानमंत्रियों का संग्रह, ये समुच्चय है। दूसरा उदाहरण आगे ले सकते हैं, द्विघात समीकरण, कुछ भी ले लीजिए, द्विघात समीकरण x²
-5x + 6 बराबर 0 के मूलों का संग्रह, ये भी क्या है, समुच्चय। ऐसे और यानी कि कहने का मतलब जो है सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह, ये सब क्या है, समुच्चय। यानी कि कुल मिला के वस्तु को जमा करें। जैसे सम संख्या सभी की क्वालिटी को होते सब 2 से करते हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण, इसका जब मूल निकालिएगा तो आप निकालिए मूल या किसी से भी निकालिए, वो यही निकालेगा जितना इसका हल होगा, वास्तविक हल होगा। इसको हल करिएगा तो x का मान 2 आएगा और x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसके मूल कौन कौन है, 2, 3 होंगे। तो इसके मूल जो है उनको संग्रहित कर दीजिए। तो यानी कि ये चीज आप सीख गए होंगे कि समुच्चय क्या होता है। और लिख सकते हैं चौथा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का संग्रह। ऐसे या लिख सकते हैं, और भी मान है तो ले लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का संग्रह, ये सब क्या है, समुच्चय। यानी कि इस तरह से जितना भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि कुल मिलाकर के जो कुल मिलाकर कुछ उदाहरण दें, जैसे मैं आपसे अगर पूछे ये बताइए, आपसे पूछे कि 10 खतरनाक 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह, 10 खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं है, पक्का नहीं समुच्चय। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है कोई व्यक्ति को भेज दीजिए कि जाओ तुम जो है सोच समझ करके 10 खतरनाक जानवरों का नाम बता, तू अपने हिसाब से सोचेगा, ठीक। दूसरे व्यक्ति को कह दीजिए, वो अपने हिसाब से सोचेगा। तीसरे व्यक्ति को कह दीजिए, अलग से सोचेगा। एक अमेरिका जो देश में रहता है उसको सोचिए, अलग कहेगा। जैसे मान लीजिए हमसे 10 संग्रह वस्तुओं को बनाने के लिए कहे, तो मान लीजिए हमको सांप से डर लगता है, तो वो हमारे लिए खतरनाक हो गया। लेकिन कहने का मतलब एक अमेरिका में जो व्यक्ति रहता है या हिंदुस्तान में भी बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उनके लिए सांप खतरनाक नहीं है। तो यानी कि मतलब जो है हम सांप को खतरनाक में ले लेंगे, और जिसको सांप से डर नहीं लगता है वो तो खतरनाक में नहीं लेगा। तो ये संग्रह समुच्चय नहीं है। समुच्चय में उन अंगों को लिखना है जो किसी भी व्यक्ति का उत्तर वही हो। हम जो उत्तर दें वही व्यक्ति अगला दे। अमेरिका में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, कहीं भी रहता होगा, अगर वही उत्तर देगा तो वह संग्रह समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अगर आपसे पूछेगा, ये पूछा जाए तो हर व्यक्ति का उत्तर अलग अलग होगा। किसी को मान लीजिए बिच्छू से डर लगता है, किसी को तो नहीं लगता, वो पकड़ के फेंक देता है। तो ये संग्रह समुच्चय नहीं है, ठीक ना। अब जैसे आपसे कहे कि मतलब जो है भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह बनाइए, ऐसे में तो वो भी संग्रह समुच्चय नहीं होगा। मान लीजिए हम 10 में अभी जो करंट में जो हमारा चल रहा है, ऐसे में करंट में जो टीम में अभी जुड़े हैं उन लोग का संग्रह हम बना लिए, तो हम बना लिए, ठीक ना। और उन्हीं में से कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो संग्रह बनाने के लिए कहिएगा तो उसमें कुछ लोग किसी खिलाड़ी को लेंगे, किसी को नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए विराट कोहली है, तो विराट कोहली मान लीजिए मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, तो मैं तो उसको ले लूंगा, रोहित शर्मा को ले लूंगा, शुभमन गिल को ले लूंगा। इसी तरह से मैं 10 बना लिया। अब मैं विराट कोहली के लिया, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो विराट कोहली को पसंद नहीं करते होंगे, तो विराट कोहली को हटा करके दूसरे को वहां एंट्री करा दीजिए। तो ये 10 खतरनाक बल्लेबाजों का संग्रह ये समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि इसका उत्तर हर व्यक्ति का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यह संग्रह समुच्चय नहीं है।
ठीक है। तो आपको छांटने के लिए भी आ सकता है, आगे एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। तो ये संग्रह समुच्चय नहीं है। इतना बात समझ आ गया ना? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बच्चे, मतलब जो है समुच्चय से संबंधित नोट पॉइंट, यानी कि समुच्चय संबंधित नोट पॉइंट। नंबर 1, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। मझले कोष्ठक, ये देखिए, में लिखा जाता है। मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, मतलब समुच्चय के अवयवों को मझली कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। संग्रह जब बनाइएगा तो उसको मझली कोष्ठक के अंदर आपको लिखना है। ठीक। दूसरी बात, समुच्चय के अवयवों को, अभी उदाहरण बता रहे हैं, घबराना मत, एकदम सब समझ में आएगा। समुच्चय के अवयवों को अर्धविराम, जिसको आप कामा पढ़ते हैं, कामा लगाकर लिखा जाता है। समुच्चय के अवयवों को अर्धविराम अर्थात कामा लगा करके लिखा जाता है। ठीक। दूसरा, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, बड़े अक्षरों जैसे A, B, C डॉट X, Y, Z से दर्शाते हैं। यानी कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से A, B, C, D, X, Y, Z जितना भी लेना चाहते हैं ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। मन की मर्जी, जितना लेना ले लो, जिससे दर्शाना दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑलरेडी अगर दर्शाया हुआ है तो उसको बदलने की कोशिश मत करना। ऐसे अब जैसे चौथा, बड़े कोष्ठक के अंदर ऐसे समुच्चय के अंदर उपस्थित किसी अवयव, समुच्चय के अंदर उपस्थित किसी अवयव को दर्शाने के लिए, अगर मतलब समुच्चय के अंदर किसी कोई भी अवयव उपस्थित है तो उसको दर्शाने के लिए अगर क्या चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अगर तो दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक, ये देखिए ऐसे किसी समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव उपस्थित है तो इस तरह से यूनानी प्रतीक, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको बिलोंग टू पढ़ते हैं। ऐसे बिलोंग टू यूनानी प्रतीक, यानी कि समुच्चय के अंदर उपस्थित किसी अवयव को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक इतना का इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे तो ऐसे और नेक्स्ट नंबर सबको उदाहरण बता रहा हूं। नेक्स्ट नंबर जो है 5वां, समुच्चय के अंदर इतना अगर देख लिए बच्चे ना, कहीं से दिक्कत है, समुच्चय के अंदर एक अवयव को सिर्फ एक बार लिखा जाता है। मतलब समुच्चय के अंदर एक अवयव को सिर्फ एक बार लिखा जाता है। ठीक ना। अब जो है कहने का मतलब जितना भी मैंने बताया, बस ये समझिए कि समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर दर्शाया जाता है।
किसी समुच्चय को दर्शाना है तो किसी समुच्चय को दर्शाना है तो आप महिला ब्रैकेट से दर्शाइए। ठीक, कहीं भी महिला ब्रैकेट लगाए तो वो संग्रह है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है ऐसे। और मतलब जो है समुच्चय के अंदर एक अवयव को लिखिएगा तो दूसरे अवयव को लिखने के लिए कॉमा लगाता है। ठीक, समुच्चय के अंदर एक अवयव को आप दोबारा नहीं लिख सकते। समुच्चय के अंदर एक अवयव को सिर्फ कै बार लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं ऐसे। और समुच्चय को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक ना, समुच्चय को समुच्चय के अवयव नहीं, समुच्चय को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ये सब प्रयोग करते हैं। ठीक ना, समुच्चय के अंदर उपस्थित किसी अवयव को दर्शाने के लिए हम जो है यूनानी प्रतीक बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, है ना, जैसे ये इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मैं तुरंत बता रहा हूँ। ठीक, वीडियो में बने रहिए। जैसे आप दिख रहा है, मान लीजिए सम संख्याओं का संग्रह, ऐसे सम संख्याओं का संग्रह है तो आप सम संख्याओं किसी से भी दर्शा दीजिए, ए से बी से सी से जो से दर्शाना दर्शा दीजिए। तो सम संख्या कौन है, तो समुच्चय को किसके अंदर दर्शाते हैं, महिला ब्रैकेट के अंदर। सम संख्या कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, टोटल जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये क्या है, तो ये जो मैं बता रहा था वो है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि समुच्चय को महिला ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, मैंने लिख दिया। समुच्चय के अवयव को अर्धविराम लगा के लिखा जाता है, मैंने लिख दिया ऐसे। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, देखिए ABCD जो लेना ले लो, ठीक ना। समुच्चय के अंदर उपस्थित किसी अवयव को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक बार लिखा जाता है। अब जैसे कहने का मतलब इतना तो हो गया। जैसे अभी बताइए समुच्चय ए के अंदर कौन आया, 2। दो किसका अवयव है, कौन समुच्चय का अवयव है, मतलब 2 किस समुच्चय का अवयव है, ए का। तो उसको दर्शाने के लिए क्या हम कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं, हाँ वो सिंबल देखिए। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि नोट पॉइंट में 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो अवयव 2 है वो किसका है, ए का है। अवयव 2 किसका है, ए का है। बात सही है, देखिए अवयव 2 किसका है, ए का है, या अवयव 2 समुच्चय ए में उपस्थित है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब जैसे कहने का मतलब जो है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 3 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि 3 ए में है, 3 ए में है, या 3 अवयव जो है ए का है। गलत है, 3 दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे काट देंगे, मतलब इसका मतलब 3 द नॉट बिलोंग्स टू ए। मैंने क्या बताया, 3 द नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 ए का अवयव नहीं है, 3 ए का अवयव नहीं है। ठीक, तो इस तरह से दर्शा सकते हैं, कोई उपस्थित रहेगा इस तरह से। जैसे आप कक्षा 11 के विद्यार्थी है ना, तो आप लिख सकते हैं कि मतलब जो है यू बिलोंग्स टू 11, मतलब आप कक्षा 11 में हैं। अगर आप कक्षा 10, 12, 11 में नहीं रहते तो ऐसे कि आप जो है कक्षा 11 में नहीं है। तो कोई भी अवयव की किसी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यही सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज में जरूर सवाल मिलने वाला है इसका। तो इस तरह से इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया। और भी अब जैसे मतलब जो है और भी उदाहरण लिख सकते हो। प्रथम ऐसे, या मतलब जो है लिख सकते हैं दिनों का संग्रह, दिनों का संग्रह, दिनों का संग्रह। तो दिन तो पता है, तो इसको किसे दर्शाता है, ए बी से। मान लीजिए ए से, तो क्या है दिनों का संग्रह। हिंदी में लिख, मतलब जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे संडे, ये संडे हो गया, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये देखिए संग्रह क्या है, समुच्चय। ठीक, समाया है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समुच्चय को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक ना। अब जैसे
अब बात आती है, इतना बात समझ में आएगा नहीं, क्लियर हो गया ना? चलिए इसको देखिएगा, मिटा देते हैं। समुच्चय का मतलब समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। देखिए समुच्चय को किस तरह से दर्शा सकते हैं, यानी कि समुच्चय का निरूपण कि किस तरह से, समुच्चय को दो रूप में हम निरूपित करते हैं। नंबर एक, रोस्टर या सारणी, या सूची विधि। ऐसे समुच्चय को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं? दो विधि से, रोस्टर, सारणी या सूची विधि। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। अब ये दोनों क्या होते हैं? समुच्चय को हम दो तरह से निरूपित कर सकते हैं, है ना? इतना देख लेंगे तो एक्सरसाइज खत्म हो गया। अभी एक्सरसाइज का कुछ सवाल लगा लेंगे, इसको देखने के बाद पूरा खत्म हो जाएगा 1 पॉइंट, है ना? तो रोस्टर या सारणी या सूची विधि क्या होता है? जब किसी समुच्चय के अवयवों को कामा लगा लगा लिखते हैं, क्या लगा के? कामा, अर्धविराम लगा लगा लिखते हैं मझले ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टर या सारणी या सूची विधि। यानी कि जब किसी समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर अर्धविराम अर्थात कामा लगा के लिखते हैं, तो इसे हम लोग रोस्टर या सारणी या सूची विधि कहते हैं। ऐसे जैसे हम लिख सकते हैं इसमें, यानी क्या लिख सकते हैं? जब किसी समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक, मझले कोष्ठक के अंदर अर्धविराम लगाकर लिखा जाता है, तो इस विधि को समुच्चय रोस्टर विधि कहते हैं। सबको लिख लीजिए, रोस्टर या विधि कहते हैं। मतलब जो है, जब किसी समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा कर लिखते हैं, तो उसको कौन विधि कहते हैं? रोस्टर या सारणी या सूची विधि कहते हैं, ठीक ना? अब जैसे कहने का मतलब जो है, जब किसी समुच्चय के अवयवों को एक चर के रूप में इस प्रकार लिख दें कि वो सभी अवयवों को दर्शाने लगे, मतलब एक चर के रूप में, सिर्फ एक चर के रूप में लिख दे ऐसा जो उस समुच्चय के संपूर्ण अवयव को दर्शा दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण या गुण विधि। अभी शुरू में समझने में कठिन लगेगी, लेकिन बहुत आसान बनता है लास्ट में और बहुत प्रयोग होता है। यानी कि लिख सकते हो, जब किसी समुच्चय के अवयवों को एक चर, मान लीजिए x के रूप में इस प्रकार लिखें कि वह चर समुच्चय के
संपूर्ण अवयव को दर्शाता है, तो इस विधि को समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। यानी कि जब किसी समुच्चय के अवयवों को एक चर के रूप में ऐसा हम लिख दें कि वही चर संपूर्ण को दर्शाने लगे, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस विधि को समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ठीक है। अब जो है, अब उदाहरण देखिए, दोनों को उदाहरण बता रहा हूं, एक उदाहरण में दोनों का। ठीक। अब जैसे मान लीजिए जो है एक उदाहरण हम लेते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए मैंने लिखा सम संख्याओं का समुच्चय, तो अगर इसको रोस्टर में लिखना है ऐसे, तो मान लीजिए समुच्चय को ए से दर्शाते हैं, तो रोस्टर में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, डॉट जितना, ये रोस्टर में मैंने ये लिखा है। जब किसी समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अर्ध विराम लगाकर लिखा जाता है, कामा लगा के लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर या साड़ी या सूची विधि कहते हैं। ये सम संख्याओं का समुच्चय होगा। लेकिन इसी को समुच्चय निर्माण में लिखना होता है दूसरे भाषा में, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते थे, यक्स सच डेट, यक्स सच डेट। आप यक्स जगह पर वाई इस्तेमाल करिए, यू इस्तेमाल करिए, ए इस्तेमाल करिए, बी इस्तेमाल करिए, जो मन है वो कर, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम एक्स करें, आपका मन है तो वाई कर लीजिए, जेड कर लीजिए, ऐसे। यक्स सच डेट, यक्स एक सम संख्या है, यक्स एक सम संख्या है। देखो ये, यानी कि ये क्या है बताइए, ये किसका संग्रह है, सम संख्याओं का, ये भी सम संख्या। यक्स सच डेट, यक्स सच डेट का मतलब यक्स ऐसा है कि, सच डेट का मतलब होता है सच डेट, सच डेट, सच डेट का मतलब ऐसा है कि, सच डेट का मतलब ऐसा है कि, तो यक्स सच डेट मतलब यक्स ऐसा है कि, तो कैसा है, यक्स क्या है, सम संख्या है। अब बताइए यक्स एक सम संख्या है, तो इसके अंदर 2 आया कि नहीं आया, 4 भी आया, 6 भी आया, 8 भी आया, 10 भी आया, ये मतलब इसके अंदर जितना आया सब आ गए, तो इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब जिसे कहने का मतलब जो है, आगे हम लोग चलते हैं ऐसे, आगे चलते हैं इसमें, उदाहरण नंबर 1 हो गया ऐसे, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का समुच्चय, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का समुच्चय मान लीजिए इसका है। तो अब कहने का मतलब यह है कि इसको लिखिएगा, तो मान लीजिए इसके संग्रह को हम 20 दर्शाते हैं, तो इसके शब्द के अक्षर, शब्द के अक्षरों का समुच्चय, मतलब इसमें जो भी अक्षर है उसका समुच्चय। तो टी लिखेंगे, फिर कॉमा लाएंगे, आर लिखेंगे, कॉमा लाएंगे, आई लिखेंगे, ठीक है, फिर जी लिखेंगे, ठीक है, ओ लिखेंगे, ठीक है, एन लिखेंगे। अब दोबारा वो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी समुच्चय के अंदर एक अवयव को सिर्फ क्या बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। एन हो गया, ओ हो गया, फिर एम, एम पी क्या नहीं आया, ई नहीं आया, पी आया है, आर आया है, वाई नहीं आया। तो ये ट्रिगोनोमेट्री शब्द का जो है कौन रूप है, रोस्टर रूप है। ठीक है। अगर इसी को लिखते तो ऐसे लिखते हैं, बी मतलब ये बी बराबर एक्स कमा एक्स सच डेट ट्री एक्स सच डेट एक्स एक ट्री गोनो
शब्द का एक अक्षर। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री शब्द का एक क्या है? अक्षर। मतलब यक्स क्या है? यक्स ट्रिगोनोमेट्री शब्द का एक क्या है? अक्षर। तब यक्स क्या हो सकता है? एक्स टी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और भी एग्जाम्पल मिटा देते हैं इसको, और भी एग्जाम्पल 75 एग्जाम्पल देखो, जितना पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अब जैसे कहने का मतलब ये है कि आगे इसका और उदाहरण देते हैं। ऐसे 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? एन से। n बराबर प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, जितना लिखना है लिख दीजिए, ये है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर। 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ऐसे होगा। मान लीजिए ये से दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 से छोटी प्राकृत संख्या होगा। ये कौन रूप हो गया? रोस्टर रूप। लेकिन अगर इसी को समुच्चय निर्माण में लिखते, समुच्चय निर्माण में तो इसको ऐसे लिखते यक्स सच दैट यक्स एक 10 से छोटी प्राकृत संख्या। क्या है? 10 से छोटी क्या है? प्राकृत संख्या। 10 से छोटी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब 2 से छोटी प्राकृत संख्या में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आया, 5 6 सब आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरह से बात मेरे समझ आएगा नहीं? इतना क्लियर हो कि नहीं हो? इतना क्लियर हो गया होगा तो आप बड़ी आराम से अगले एक्सरसाइज को क्या कर सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं, समझ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, इसको बार बार देखते रहिए। आपका ये चैनल जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक। बहुत सहयोग भी करेगा। बहुत सारे मैथ फिजिक्स के सारे वीडियो 9 से लेकर 12 तक के सारे लेक्चर आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक।